शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज से जुड़े हुए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भावना धोनी, डॉक्टर मनीषा पंत और डॉक्टर दिनेश कांडपाल। और इनकी जानकारी का जो विषय है वो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के साथ ही समुदाय और समाज के लिए भी काफ़ी हद तक लाभदायक साबित होने वाला है। और इनकी जानकारी का जो विषय है वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। आज स्कूल ऑफ एजुकेशन फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन से मैं भावना धोनी, मेरी राइट साइड पे बैठी हैं डॉक्टर मनीषा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन में। मेरे लेफ्ट साइड में हैं डॉक्टर दिनेश कांडपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर चर्चा करेंगे। 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका आना कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति की तरह है। ये कोई एक नया एक्ट नहीं है। इससे पहले 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, उसी के स्थान पर ये एक नया एक्ट आया। इसका प्रारंभ 2011 में एक लॉ ड्राफ्ट कमेटी की गठन के साथ हुआ। इसके बाद 2014 में इसे राज्यसभा में लाया गया। फिर 14 सितंबर 2016 को यह राज्यसभा व 28 दिसंबर 2016 को यह लोकसभा में भारी बहुमत से पारित हुआ। 19 अप्रैल 2017 को ये पूरे देश में लागू हो गया। इसके आने से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। जैसे हम मानते हैं कि जो इससे पहले का एक्ट था, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, उसी के स्थान पर हम ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाए, क्योंकि ये इसमें जो चेंजेस आए, कई इसमें बदलाव किए गए, जिसका जो प्रभाव है वो हमारी शिक्षा पर भी पड़ा। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें जो पहली विशेषता है, इसके बारे में डॉक्टर मनीषा पंत आपको बताएंगी। तो इसकी जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगी। तो जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, उसमें जो दिव्यांगों की 7 श्रेणियों को रखा गया था। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया, उसमें इन दिव्यांगों की जो श्रेणियां हैं 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई, जिससे कि दिव्यांग जनों को न्याय मिल सके और एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। तो मैं बताऊंगी आपको कि जो पहले जो दिव्यांगों की श्रेणियां थी वो थी मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रोगी, श्रवण बाधिता, मूक निशक्तता और दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि और चलन निशक्तता। तो जो दृष्टि बाधित तक जितने ये 7 हमारी कैटेगरियां हैं, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में इनको कैटेगराइज किया गया था। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया, तो उसमें इनको बढ़ा करके 21 कर दिया गया है, जिसमें आप जो नई इंक्लूड हुई हैं वो है अल्प दृष्टि, चलन निशक्तता, कुष्ठ रोग से युक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, मांसपेशी दुर्विकार, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बौद्धिक निशक्तता, मल्टी स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, हीमोफीलिया या जिसे अधिरक्तस्राव भी कहते हैं, थैलेसीमिया, स्किल सेल डिजीज तथा बहुनिशक्तता। ये जो नई इंक्लूड की गई हैं, तो इनमें सबसे पहले ब्लड डिसऑर्डर जो हेमीफीलिया और थैलेसीमिया है, इनको स्केल सेल डिजीजेस को एक अलग वर्ग में रखा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें पार्किंसन और तेजाब हमले के पीड़ितों को भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ बौनापन तथा मांसपेशी दुर्विकार तथा साथ ही साथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, इनको एक अलग वर्ग में रखा गया है।
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी और स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे कि हम SLD भी कहते हैं, इनको पहली बार सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इससे एक समावेशी समाज का निर्माण होता है। और RPWD एक्ट 2016 में हमने जो नई जो दिव्यांगजनों की श्रेणियां हैं, इनको ऐड करके इनके साथ इसमें एक महत्वपूर्ण दिशा में कार्य किया जा रहा है। आपने RPWD एक्ट 2016 की जो पहली विशेषता है कि जो चेंज आया, क्यों PWD एक्ट को में बदलाव किया गया, क्या ऐसी ज़रूरत हमें आन पड़ी कि हमें उसमें बदलाव करना पड़ा, तो ये है कि पहला ये कि जो वो 60 डिसेबिलिटीज़ थी उसकी जो श्रेणियां हैं उनको बढ़ा के 21 कर दिया गया, क्योंकि कई ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लम है और वो दिव्यांगताएं हैं लेकिन उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर कांडपाल जी से कि वो जो उसकी द्वितीय विशेषता है कि दिव्यांगता, इसमें दिव्यांगता को एक नई तरह से परिभाषित किया गया है। तो कांडपाल जी, RPWD एक्ट जब आया तो उसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कैटेगराइज किया गया और इनको 3 वर्गों में बांटा गया। जो पहला वर्ग है उसमें दिव्यांग व्यक्तियों को जो है इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं, चाहे उनको किसी भी प्रकार का जो डिसेबिलिटी हो तो उनको सम्मिलित किया गया इसमें केवल। जो द्वितीय प्रकार की जो दिव्यांगता है, जो दूसरा वर्ग है इसको हम बेंचमार्क दिव्यांगता भी कहते हैं। और इसमें वे व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो सरकार द्वारा जो विधेयक बनाया गया उसमें निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। और वो मानदंडों में एक मानदंड ये है कि दिव्यांगता में उनको कम से कम 40% दिव्यांग होना चाहिए। अगर वो 40% से कम दिव्यांग हैं तो उनको इस वर्ग में नहीं रखा जाएगा और उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा जो 40% या उससे ऊपर की दिव्यांगता रखते हों। और इसका निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए वो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो अपने पास के जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, जिन्हें हम हड्डी रोग एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं, तो उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र उन्हें मिलेगा और जो ये दर्शाएगा कि उनको 40% से अधिक का जो दिव्यांगता उनमें है तो उनको सरकार द्वारा जो आर्थिक लाभ हैं और उसके साथ साथ दिव्यांगता का आरक्षण, स्कॉलरशिप, मुफ्त शिक्षा, रेलवे और परिवहन आदि में उनको जो पास दिया जाता है वो इन्हीं मानदंडों पर आधारित होता है। और जो इसका तीसरा वर्ग है उसको हम तीव्र आवश्यकता सहायता वर्ग कहते हैं। ये हाई सपोर्ट नीड जिसको कहा जाता है। इसमें तीव्र विकलांगता वाले व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाते हैं और उसी के अनुसार उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि उनकी देखभाल करने के लिए उनको एक व्यक्ति सहायक के रूप में दिया जाता है, उनका मुफ्त इलाज है और भी उनको बहुत सारी अधिक सहायताएं प्रदान की जाती हैं। तो ये जो है तीव्र दिव्यांगता के अंतर्गत आती है। और तीव्र दिव्यांगता का पता करने के लिए राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर एक रिसर्च कमेटी बनाई जाती है और वही इस पर निर्णय करती है। तो मैं भावना मैम से कहूँ कि आगे की कार्रवाई। कांडपाल जी ने बताया कि जो दिव्यांगता है, इससे पहले कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो व्यक्ति है, अगर उसे थोड़ा भी है, वो 10% भी है, 20% भी है, तो वो डिसेबल्ड है, अगर उसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो उसे हम दिव्यांग मानते थे, ठीक है। और जो सारी जितनी भी सुविधाएं दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाती हैं वो सभी को मिल जाती। तो इसका एक नुकसान ये होता था कि जिन्हें रियल में ज़रूरत है, जिन्हें वास्तविक रूप से ज़रूरत है, जिनका जो दिव्यांगता का लेवल है वो हाई है, उन लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती। तो इस जो एक्ट है इसमें जो एक नया बदलाव आया, उन्होंने क्या किया कि इन दिव्यांगताओं को बांट दिया। उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी। कोई भी पर्सन वो किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित है तो वो दिव्यांग है, लेकिन दिव्यांगता का जो उन्होंने सेकंड कैटेगरी बनाई, उन्होंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको बोला कि बेंचमार्क के अंतर्गत उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। उन्होंने एक मानदंड दे दिया कि 40%, कम से कम 40% उस व्यक्ति को के अंदर डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो उन्हीं लोगों को जो गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज होती है, सरकारी रूप से जितनी भी सहायता मिलती है वो उन्हें प्रदान की जाएंगी। और जो थर्ड था वो जो जिन्हें हाई नीड सपोर्ट चाहिए, जो तीव्र विकलांगता से ग्रसित है, उन व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों को जैसे उनको सहायक देना, केयर गिवर देना, तो इसके अंतर्गत वो। इससे आगे जो दिव्यांगता की 3 कक्षाओं में जैसे इसकी 2 विशेषताएं हो गई। पहले की जो 7 दिव्यांगताएं थी उनकी जो 7 श्रेणियां थी उनको बढ़ा के 21 कर दिया गया और दिव्यांगता को एक नए रूप से परिभाषित किया गया, उनको भी 3 श्रेणियों में रख दिया गया। और कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं और हैं जो इसके अंतर्गत
शामिल की गई। जैसे उच्च शिक्षा में जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका जो प्रतिशत था वो 3% की जगह 5% कर दिया गया कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है वो उच्च शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे जो वहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा वो 5% मिलेगा। सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। इसमें कहा गया कि कोई भी दिव्यांग बच्चा है अगर वो सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में जाता है तो वो विद्यालय मना नहीं कर सकता कि आप दिव्यांग हैं, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। वहाँ उसका ये अधिकार है और वो उन्हें उसे बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा। और विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में भी जो आरक्षण का प्रतिशत 3 था उसे बढ़ाकर 4 कर दिया गया कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांग बच्चों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण दिव्यांगों को किसी भी कार्य के लिए 5% आरक्षण दिया जाएगा। एक विशेषता ये है। और एक जो इसमें एक नई बात की गई यूनिवर्सल डिजाइन की। यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब है जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह रेलवे स्टेशन जाइए, मॉल जाइए या स्कूलों में देखिए कि रैंप बनने लगी। वो जो रैंप है ना वो इसी कानून के प्रभाव के कारण ये सारे बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी बिल्डिंग बनेंगी वो यूनिवर्सल डिजाइन के अनुसार बनेंगी, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के अनुसार। जैसे हम बात करते हैं कि समावेशन की बात कही है तो समावेशन बेसिकली क्या है कि 4 उसके प्रिंसिपल हैं। उन प्रिंसिपलों को आधार लेके ये यूनिवर्सल डिजाइन की बात की गई कि इक्विटी, इक्वालिटी, असेसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें से है असेसिबिलिटी यानी पहुंच। जब तक वो बच्चा या वो व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति वहां तक उसकी पहुंच नहीं होगी तो जो उसको सुविधाएं दी गई हैं उसका फायदा उसे कैसे होगा। जैसे अगर हम उदाहरण दे विद्यालय का, विद्यालय तो कहता है कि आ जाओ एडमिशन लिया। अब कोई बच्चा है कि वो सीपी सेरेब्रल पल्सी से वो प्रभावित है, अब वो क्लास 2 में पढ़ता है और क्लास 2 फ्लोर पे है, बच्चा कैसे जाए? तो बच्चा नहीं जा सकता। ये एक मेरा अनुभव भी है कि मेरी कोई दोस्त है, उनका बेटा इसलिए स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि वो सीपी है और जो उसकी क्लास थी वो 2nd फ्लोर पे है। तो अगर वहां पे रैंप होती या लिफ्ट होती या वो यूनिवर्सल डिजाइन के अकॉर्डिंग होता तो वो बच्चा स्कूल जा पाता था। तो इसलिए इस कानून में कहा गया कि जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग बनेंगी वो सब यूनिवर्सल डिजाइन के अनुसार बनेंगी। इसमें एक नई चीज और कही गई कि लिखने पढ़ने के अलावा जिससे भी संप्रेषण होता है यानी जिससे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे ब्रेल है, लार्ज व्यापक मुद्रण है, लार्ज प्रिंट जिसे कहते हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन है, साइन लैंग्वेज है, इन सब को कम्युनिकेशन का माध्यम माना जाएगा, इन सब को संप्रेषण का माध्यम माना जाएगा। माना कोई बच्चा विद्यालय जाता है, सिर्फ लिखने पढ़ने को ही आप कम्युनिकेशन या उसके संप्रेषण का माध्यम नहीं मानेंगे कि वो बोल नहीं पा रहा या वो लिख नहीं पा रहा। अगर वो लार्ज प्रिंट से करता है या वो साइन लैंग्वेज से कर रहा है या वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो इसे भी कम्युनिकेशन का माध्यम माना जाएगा। और इसमें एक चीज और कही गई है, विकलांग व्यक्तियों की लीगल कैपेसिटी की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांग बच्चों की लीगल कैपेसिटी को सम्मान दिया जाना चाहिए। देखिए, लीगल कैपेसिटी कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो दिव्यांग बच्चा है तो उसकी कोई कानूनी क्षमता या उसमें अपने अधिकारों के लिए बोलने की क्षमता नहीं है। इसमें एक जो नया पॉइंट जो जोड़ा है वो है, इन्होंने अभिभावक की भूमिका को परिभाषित किया है और इसको 2 भागों में बांटा है। पहला है सीमित संरक्षण, लिमिटेड गार्जियनशिप, और दूसरा है पूर्ण संरक्षण यानी पैलिनरी गार्जियनशिप। लिमिटेड संरक्षण का मतलब है कि इसमें निःशक्तजन और अभिभावक दोनों मिलकर निर्णय लेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिव्यांगजन को होगा जो उसकी कानूनी क्षमता को दर्शाता है। विकलांगता के कारण कानूनी क्षमता नहीं है यह कहकर उसकी क्षमता को मतलब हम नकार नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि क्षमता कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो दिव्यांग बच्चा है तो वो अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल सकता या अपने अधिकारों के लिए निर्णय नहीं ले सकता। और जो दूसरी गार्जियनशिप है, इसमें पूर्ण रूप से अभिभावक निःशक्तजन के संबंध में निर्णय लेगा। ये तीव्र विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों से संबंधित है। जो बच्चा तीव्र विकलांगता से ग्रसित है उनके लिए है कि वहां पे जो निर्णय लेने का अधिकार होगा वो गार्जियन को होगा। और एक चीज इसमें और दी गई है, उचित अनुकूलन। उचित अनुकूलन से मतलब है कि दिव्यांग व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति के स्तर तक लाना कोई दया और धर्म नहीं है, वह उसका अधिकार है। जैसे व्हील चेयर विकलांग व्यक्ति के लिए उचित सहायता है। उचित अनुकूलन मतलब कि माना कि कोई दिव्यांग बच्चा है,
अगर वो व्हील चेयर से आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बेचारा है या उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते कि दया भाव के साथ। हम कहते हैं कि व्हील चेयर उसके लिए क्या है, एक अडेप्टेशन है कि उसको अपने जैसे किसी बच्चे को क्लास तक आना, वो चल नहीं पाता, अगर वो व्हील चेयर से आता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो उसके लिए एक अडेप्टेशन का माध्यम है, वो उसको सामान्य स्तर तक ला रहा है। इसी तरह से इसमें बात की गई है, जैसे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी इसमें जोड़ा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, जिससे एक उत्पादक के रूप में वो समाज में अपना योगदान देंगे। और एक चीज और उन्होंने परिभाषित की है, एस्टैब्लिशमेंट को परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत सरकारी व प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। विकलांग व्यक्तियों को आय उत्पादक के स्रोत के रूप में इन दोनों क्षेत्रों को इस कानून की सभी धाराएं माननी पड़ेंगी। एस्टैब्लिश का मतलब है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए जो सरकारी और गैर सरकारी हैं, उन्हें इस कानून में जो जो दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं दी हैं, वो आरक्षण की बात हो, वो यूनिवर्सल डिजाइन की बात हो, अगर कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था ये नहीं कह सकती कि भैया हम रख तो लेंगे लेकिन ये आएगा कैसे, आपको अपनी बिल्डिंग उन दिव्यांगों के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, वहाँ पे रैंप और ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इसी तरह से स्कूल भी कि वो स्टैब्लिश हो और एक उत्पादक की, क्योंकि देखिए हमारा जो किसी भी बच्चे को पढ़ाना या किसी भी देश का किसी भी बच्चे को शिक्षा देने का जो एक मूल उद्देश्य ये भी होता है कि एक उत्पादक के रूप में हम उस बच्चे को तैयार करें। तो इस जो कानून है इसको लाने का, इसमें बदलाव का भी मुख्य उद्देश्य यह है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो मुख्य धारा से जुड़े और एक उत्पादक के रूप में कार्य करें। ठीक है, उत्पादक क्षमता कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी काम के नहीं हैं और इस तरह से नहीं, कि एक व्यक्ति के रूप में हम उनका सम्मान करें। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि इसमें जो जो बदलाव आए हैं, ये बदलाव इसलिए भी लाए गए कि हम समावेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा है पहले भी कई उसमें कि 1994 में सलामानका का जो स्टेटमेंट था वो पहला स्टेटमेंट था जिसमें समावेशन की बात की गई, इंक्लूजन की बात की गई। तो उसके बाद कई बदलाव आए। उसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए, आप जाति, रंग, उनकी क्षमता के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो वहां से एक बदलाव आ गया। 1994 में सलामानका आया, 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट एंड 2009 में हमारा आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें विशेष बच्चों के लिए ऐसे तो कुछ विशेष नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि सबको शिक्षा का समान अधिकार है। तो उस सब में दिव्यांग बच्चे भी शामिल हो गए। तो उसके बाद जो ये बदलाव आया, जो ये जर्नी 1994 से हमारी शुरू हुई, हम 1995 एंड 2009, तो ये जो बदलाव आया, और हाँ इसमें एक बहुत बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आया वो है UNCRPD 2006, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कि उनकी जितनी भी राइट्स हैं इसमें, उसमें महिला दिव्यांग, बच्चों की दिव्यांगता, रोजगार, शिक्षा, सभी पे बात की गई। तो इसका जो एक वैश्विक रूप से जो ये प्रभाव आया, तो वो उस प्रभाव का जो असर है वो भारत में भी दिखा, क्योंकि भारत भी इसके हस्ताक्षरकर्ता देश में था। तो वो 2006 का UNCRPD के समझौते का प्रभाव भारत में भी देखने में को मिला। तो ये जो जर्नी 1994 से शुरू हुई और ये जो बदलाव धीरे धीरे हमारी शिक्षा में दिखे, खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए, तो इसके प्रभाव से 2016 में RPWD एक्ट का उदय हुआ, एक तरह से एक समावेशित समाज का निर्माण करने के लिए। कि हम कहते तो हैं कि एक समावेशित समाज का हम निर्माण करें, सभी को समान अधिकार है, लेकिन वो समान अधिकार कैसे मिले, ये जो एक्ट है ये उसका एक जवाब है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी है इससे आपको इस एक्ट को समझने में सहायता मिली होगी। अगर आप इस एक्ट के बारे में कोई फीडबैक देना चाहें तो स्वागत है आपका। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कांडपाल जी का और मेरी सहयोगी मनीषा मैम का। तो धन्यवाद। धन्यवाद मैम।